गुड मॉर्निंग मैम। Wait just a minute. आई होप जितना हमने कल किया था, हम बेसिकली बात कर रहे थे आपके पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की, ठीक है। और जिसमें हमने कल बात करी थी आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम। जितना कल करवाया था उतना सबको क्लियर है या कुछ पूछना है? काइंडली रिस्पॉन्स करें, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। देखो पिछली कल मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो सिंपली क्या है, आपके पास द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। जब आप एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हो, अब यहाँ पे वर्ड लग गया है फोटो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब एटीपी की सिंथेसिस हो रही है तो उसको क्या बोला हमने, उसको हमने बोल दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है नॉन साइक्लिक, ठीक है, और एक है आपके पास साइक्लिक, ठीक है। जो आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें जो आपके पास फोटो सिस्टम, हमने दो फोटो सिस्टम पढ़े थे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो उसमें फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ आर फंक्शनल। बोथ कैसे होते हैं, वहां पे फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो जो हमने जेड स्कीम पढ़ी थी, ठीक है, या फिर जो हमने आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो कैसा है आपके पास, वो है आपके पास प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ठीक है। जिसमें आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एटीपी भी सिंथेसिस हो रही है, साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, एनएडीपीएच बन रहा है, ठीक है। और ये जो आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो हो रही है, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो हो रही है कहाँ पे, ग्रेना में या ग्रेनम में, ठीक है। जबकि मैं बात करती हूँ आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही फोटो सिस्टम एक्टिवेटेड है, वो क्या है, जिसमें आपके पास फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल है ओनली, ठीक है। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपके पास जो PS1 है वो क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो PS2 है, ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम 1 है वो बेसिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो फोटो सिस्टम
वन फंक्शनल होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में और ये होगा स्ट्रोमल लेमेलाई में। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो दो जगह पे होते हैं, एक होता है ग्रैनम में और एक होता है स्ट्रोमल लेमेलाई में। ठीक है, और जो स्ट्रोमल लेमेलाई है उनके पास स्ट्रोमल लेमेलाई लैक, उसके पास कमी होती है दो चीजों। ठीक है, एक उसके पास फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, दूसरा उसके पास क्या होता है, जो आपके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो इसके पास क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम फंक्शन होता है, दैट इज द फोटोसिस्टम 1। ठीक है, अब ये रिएक्शन कब होगा, अब देखो अगर इसमें सिर्फ एक ही, देखो इसमें आपके पास रिडक्टेज एंजाइम नहीं है तो क्या यहाँ पे NADP बन पाएगा, NADPH की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी सिंथेसिस होगी, ओनली ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो जो आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें NADPH नहीं बनता है, उसमें सिर्फ क्या बनता है, उसमें सिर्फ ATP की ही फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है आपके पास, ये देखो मैं आपके पास डायग्राम लेके आई हूँ। ठीक है, अब जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें हमने क्या बोला, उसमें एक ही फोटोसिस्टम फंक्शनल होगा, कौन सा, फोटोसिस्टम 1। अभी वो जो फोटोसिस्टम 1 है उसको क्या बोला हमने, P700 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे सनलाइट आ रही है तो जो फोटोन, फोटोन मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अब उनके पास क्या होना चाहिए, जो लाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होनी चाहिए, मतलब 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट होनी चाहिए फॉर एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो ये है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए की एक्साइटेशन के लिए आपके पास जो 680 नैनोमीटर है, जो किसका है आपके पास, जिसको क्या बोला हमने, फोटोसिस्टम 2। ठीक है, उसमें कितनी नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है, 680। तो उससे ज्यादा लाइट होनी चाहिए किसको एक्टिवेट करने के लिए, फोटोसिस्टम 1 को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो इस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चला जाएगा, अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली, यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, और ये कितना है, कितनी वेवलेंथ करेगा, P700, और कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, यहाँ पे इसमें जैसे ही फोटोन आया, ठीक है, फोटोन एनर्जी लेके आया। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, लाइट एनर्जी है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फोटोन। वैसे ही फोटोन एनर्जी लेके आया, किसकी, कितनी एनर्जी लेके आया आपके पास, कितनी लाइट की वेवलेंथ लेके आया, जो वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी है, 700 है, 680 से ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में जो क्लोरोफिल ए है उसका उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसके मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, यहाँ पे FT लिखा है जैसे। ठीक है, तो जो फेरिडॉक्सिन है वो क्या करेगा, अब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगी, अब यहाँ पे स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ETC, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
ठीक है। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, जो आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था फेरिडोक्सिन, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है। अब उसके पास क्या था, वहां पे NADPS रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट था। तो वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा था, मतलब उसकी जो NADPH है उसकी रिडक्शन करवा रहा था, हाइड्रोजन ऐड करवा रहा था और उसको कन्वर्ट कर दे रहा था NADPH में। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या चलेगा, अब यहाँ पे चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। जो क्या करेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वैसे ही चलेगा आपके पास। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसफर करने लग जाएगा। ठीक है। किसमें, प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के पास किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 के पास। ठीक है। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, PC। और ये जो प्लास्टोसाइनिन है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को फिर से इसके पास दे देगी। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है। तो मतलब जो प्रोसेस पहले आगे को चल रही थी अब वैसे ही सर्कल में चलने लग जाएगी। क्लियर है आपको। मेरी बात समझ आई। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही है। देखो यहाँ पे आपके पास फोटो सिस्टम 1 है, ये फंक्शनल होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्टर है। कौन है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडोक्सिन है। ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे। ये जो फेरिडोक्सिन है वो किसको देगा, इलेक्ट्रॉन आगे देगा PQ को, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन किसको देगा, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था आपके पास, फोटो सिस्टम 2 से आ रहा था फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है। अभी ये क्या है, अब जब आपके पास हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो स्ट्रोमल लेमिलाई में होने लग जाएगा आपके पास लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमल लेमिलाई में क्या होगा, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके फिर से किसके पास देगा, क्लोरोफिल A के पास देगा। ठीक है। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन को फेरिडोक्सिन के पास देके उसकी रिडक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि इसके पास कौन सा एंजाइम नहीं है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है। NADP को रिड्यूस नहीं कर सकता तो इसके पास वो एंजाइम नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे ट्रांसफर ना होके फिर से साइकिल में चल पड़ेगा। जबकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या है आपके पास, यहाँ पे फोटोन आया क्लोरोफिल A, तो यहाँ पे आपके पास दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 भी है और फोटो सिस्टम 1 भी है। ठीक है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे फोटोन आया क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूल था वो एक्साइट हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसके पास क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन। ठीक है। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसके पास दिया, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ने किसके पास दिया, साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम ने किसके पास दिया, प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है, फेरिडोक्सिन है। फेरिडोक्सिन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। और इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, NADP रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी। तो वो क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा किसकी, NADP की NADPH में। ठीक है। अब ये जो H आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा में जो H आएगा वो कहाँ से आएगा, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, इसको हम अभी समझेंगे। आई होप इतना मैंने जो समझाया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। यस मैम। ठीक है। और जो आपके पास लाइट रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है। ठीक है। पानी ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन को और बोला जाता है, देखो एक तो आपके पास लाइट रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन।
ठीक है, और इसको बोला जाता है हिल्स रिएक्शन या हिल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि किसने बताया था इसके बारे में? रॉबर्ट हिल। तो उनके नाम पे इसका नाम। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ आपके पास कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो जो आपके पास कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, उसमें हम बेसिकली जो हमने प्रोसेस पढ़ी उसमें हम देखेंगे कि आपके पास जो एटीपी है उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। आपको क्लियर है कि आपके पास लीफ के अंदर क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है ग्रैनम और स्ट्रोमा। ठीक है, और ग्रैनम का जो एक स्ट्रक्चर है उसको बोल देते हैं थैलाकोइड। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है थैलाकोइड। ठीक है, मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा बनाया। ठीक है, और हमने कल पढ़ा था कि जो आपके पास थैलाकोइड है वो किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की बनी है। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला था 2 फोटो सिस्टम होते हैं। ठीक है, और हर फोटो सिस्टम के पास क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर। ठीक है, पहले कौन सा होता है? फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 1। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, ये क्या है? साइड वाले, इनको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये सेंटर में क्या है? रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब देखो हमने बेसिकली कल ये स्टडी करा था कि जैसे ही लाइट पड़ रही है, ठीक है, जैसे लाइट पड़ रही है तो जो फोटोन है, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्साइट हो जा रहे हैं। इसको ऐसे ठीक है, जैसे ही लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो जो फोटोन है उनके पास क्या हो जा रही है? एनर्जी। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जितने भी आपके पास यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, वो डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करके कहाँ पे दे रहे हैं? क्लोरोफिल ए के पास दे रहे हैं। ठीक है, सेंटर में कौन सा प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्साइट हो रहा है। ठीक है, ऐसा स्टडी करा था। और जो आपके पास ये क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। ये है हमारे पास मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, और ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको बोला क्या जाता है? ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड। ठीक है, और ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में क्या हो रहा था? जो वाटर है उसकी फोटोलिसिस हो रही थी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और उसमें क्या हो रहा था? आपके पास 4H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा था, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, प्लस आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन का यूज कौन कर रहा था? आपके पास फोटो सिस्टम 2 कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? फाइटोकिनोन। ठीक है, फाइटोक्यूनोन किसके पास देगा? साइटोक्रोम B6 के पास।
यही बताया था ना मैं आपको, यस मैम। याद है आपको? वेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था और यहाँ पे साइटोक्रोम B6 था, B6F। अब ये जो आपके पास साइटोक्रोम B6F है वो क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्या करता है, ये जो आपके पास इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। तो स्ट्रोमा से क्या करता है, H पॉजिटिव को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इससे पहले क्या था, PQ था। तो PQ क्या कर रहा था, हाइड्रोजन एक्सेप्टर था, ठीक है। एक तो वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, दूसरा क्या करता है, वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गेन करता है। अब इसको ये क्या करता है आपके पास, जो PQ क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, एक तो साइटोक्रोम B6 को, दूसरा क्या करेगा, ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये प्रोटॉन कहाँ से भेज रहा है, ये स्ट्रोमा से भेज रहा है, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 क्या करता है, इस प्रोटीन को, सॉरी, इस प्रोटॉन को एंटर करवा देता है ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में। समझ आई बात? मैम ये रिपीट कर दो लास्ट वाला। देखो, जो आपके पास रेड स्कीम थी उसमें क्या था, मेरे पास क्लोरोफिल है, सिंपल बना रही हूँ, आई होप आप क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन, ठीक है। अब फियोफाइटिन क्या करता है, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ से इसकी ये एक्साइट होगा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास, PQ के पास, ठीक है। PQ क्या है आपके पास, प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, जो स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा में से H पॉजिटिव गेन करता है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवा देता है, प्लस प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को ट्रांसपोर्ट करवा देता है किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास, ठीक है, साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है। अब ये जो आपके पास साइटोक्रोम B6F है, ये क्या कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया आगे किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। अब प्लास्टोसाइनिन किसके पास ट्रांसपोर्ट कर देगा इसको, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में क्या, क्लोरोफिल A के पास, ठीक है। और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दे देगा, ठीक है। और इसको कौन पकड़ लेगा, FD, फेरिडॉक्सिन। यही पढ़ रहे हैं हम, यही पढ़ा हमने। अब यहाँ पे हमने एक एडिशन चीज पढ़ी कि जो आपके पास प्लास्टोक्विनोन है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करता है और उसको कहाँ पे भेज देता है, साइटोक्रोम B6 के पास। अब ये जो साइटोक्रोम B6 है उसको क्या करता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देता है ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ल्यूमन है, तो यहाँ पे ल्यूमन में क्या करता है, ये H पॉजिटिव ऐड। अब जितनी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहेगा उतनी बार क्या करता रहेगा, ये H पॉजिटिव ऐड करवाता रहेगा। समझ आए बात? देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें कौन से आपके पास फोटो सिस्टम है और यहाँ पे Z स्कीम चल रही है, ठीक है। और ये अंदर वाला रीजन क्या है, इसको हमने बोला ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड, ठीक है। और ये क्या है, मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में क्या है, दो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम और फोटोसिस्टम 1 और 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसमें से जो आपके पास साइटोक्रोम B6 है, ये वाला, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है किसमें, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में। साथ में हमने क्या पढ़ा, जो ल्यूमन है उसमें क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 2H2O किसमें ब्रेक हो रहा है आपके पास, 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 के पास। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ल्यूमन में क्या हो रहा है, H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। यहाँ से भी जितनी बार फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है उतनी बार क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है। और साथ में साइटोक्रोम क्या कर रहा है, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में हाइड्रोजन ऐड करता जा रहा है। ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ पीसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeD, फेरिडॉक्सिन। ठीक है। अब इस FeD के पास क्या है, ऐसे एक्टिविटी है जिसको हमने क्या बोला, इसके पास है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो क्या करेगा, NADP पॉजिटिव को NADPH में चेंज कर देगा। ठीक है। तो इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, NADP रिडक्टेज एंजाइम है। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जो आपके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम है, वो क्या करवा रहा है, वो किसकी रिडक्शन करवा रहा है, NADP की रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव को ऐड करवा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो स्ट्रोमा में H पॉजिटिव है, ठीक है, जो स्ट्रोमा का H पॉजिटिव है, उसका यूज किसने कर लिया, NADP में कर लिया। और किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, NADPH में। मतलब ये H पॉजिटिव क्या हो गया, अब यूज हो गया। ठीक है। तो स्ट्रोमा में और ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में आपके पास क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ आई बात। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और जो ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड है, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड, उसमें क्या हो रहा है, अकुमुलेशन, अकुमुलेशन होता है जमा होना, एक्युमुलेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है। अब जो ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में एक्युमुलेशन ऑफ H पॉजिटिव हो रहा है, वो हो रहा है 3 वजह से। फर्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या फोटोलिसिस भी बोल सकते हो आप, स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसकी वजह से H पॉजिटिव जमा हो रहा है। ठीक है। दूसरा है H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड with the help of साइटोक्रोम। ठीक है, एक तो आपके पास साइटोक्रोम ऐड कर रहा है। थर्ड रीजन क्या है, प्रोटॉन used for the reduction of NADP in stroma।
ये 3 रीजन समझ आए आपको? यस अब देखो मैम। इनकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस बन गया। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया इनके बीच में कि जो आपके पास ल्यूमन है। ठीक है, ल्यूमन में क्या हो गया, बहुत ज्यादा ल्यूमन में बहुत ज्यादा क्या हो गया, एच पॉजिटिव इंक्रीज हो गया। ठीक है, और स्ट्रोमा में जो एच पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो चार्जेस के बीच में डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, NADPH बन रहा है तो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। मैं सिंपल बना रही हूँ आपके पास। ठीक है, ये है ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन में क्या है, बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपके पास फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1 और ये है साइटोक्रोम B6। ठीक है, जो क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव ऐड करवा रहा है। कहाँ से करवा रहा है, स्ट्रोमा में से एच पॉजिटिव ऐड करवा रहा है। और फोटो सिस्टम 1 के पास क्या है, यहाँ पे NADP किस में चेंज हो रहा है, NADP H में चेंज हो रहा है। यहाँ पे FD है फेरिडोक्सिन। ठीक है, H पॉजिटिव अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो स्ट्रोमा में से H पॉजिटिव का यूज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम हो रहा है और जो आपके पास ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड है उसमें H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे कम है चीज, एक जगह पे चार्जेस कम और ज्यादा है। ठीक है, अब जो आपके पास थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये आपके पास थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके पास प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल जिसके पास ट्रू पोर्शंस होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं F0 पार्टिकल। ठीक है, और एक को बोला जाता है F1 पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, F0 पार्टिकल। और ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है F1 पार्टिकल। ठीक है, और ये जो F1 पार्टिकल है वो उसकी होती है आपके पास, बेसिकली इसके पास होता है एंजाइम जिसको बोला जाता है ATP, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, ATP सिंथेस। ठीक है, तो जो F1 पार्टिकल है उसके पास कौन सा एंजाइम है, ATP सिंथेस। इसके पास है ये F1 के पास। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा आपके पास, जब आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है, एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है। ठीक है, तो जैसे ही आप, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोटॉन की एनर्जी है, ठीक है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, जो स्ट्रोमा में, जो स्ट्रोमा के पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा उसको हम चेंज करेंगे ATP में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया है, ताकि क्या प्रोवाइड करवा सके, एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब जैसे ही ये जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, वो एक फ्लक्स के साथ, ठीक है, फोर्स के साथ बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको एनर्जी मिलेगी और ये जो एनर्जी है
अब इसका जो हेड है उसको यूज करेगा किसमें चेंज करने के लिए, एटीपी को किसमें चेंज करने के लिए, एटीपी में चेंज करने के लिए। कितनी बात क्लियर हुई? मैम ये जो लास्ट में है स्टोमा के अंदर, तो एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ, स्ट्रोमा के पास आपके पास एडीपी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो हम ये देखेंगे कि जो आपके पास अभी हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं, तो अभी हम एक चीज समझ रहे हैं, इसलिए हमें दूसरी चीज समझ नहीं आ रही है। बेसिकली क्या होता है, जो डार्क रिएक्शन होगा जो हम देखेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रही है और स्ट्रोमा में वो रेगुलरली क्या रिलीज कर दे रहे हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को हम क्या कर देंगे, जो आपके पास प्रोटॉन एनर्जी है उसको उसका यूज करके किसमें चेंज कर देंगे, एटीपी में चेंज कर देंगे। और एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके पास स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो ल्यूमन है, ठीक है, ल्यूमन में हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, बताओ। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज किया, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पे जो स्ट्रोमा है उसमें क्या किया, एच पॉजिटिव को कम किया, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि स्ट्रोमा में हमने पीएच को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, और ल्यूमन में हमने पीएच को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, बताओ। मैम ल्यूमेन में पीएच डिक्रीज हो रहा है। हाँ, बेसिकली सिंपल सा है आपके पास, देखो, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। जब pH कम होगी तो H पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव ज्यादा है तो यहाँ पे pH क्या है, कम है, लो pH है, ठीक है। और इससे उल्टा कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में से हम H पॉजिटिव कम कर रहे हैं तो वहां पे pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्ट्रोमा में pH क्या होगी, ज्यादा होगी, और ल्यूमन में pH क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों क्रिएट किया, ताकि हम क्या कर सकें, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, जैसे हम प्रोटॉन को फ्लो करवाएंगे हाई स्पीड में, तो जो F1 पार्टिकल है वो उसकी एनर्जी का यूज करके जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा होगा स्ट्रोमा में प्लस एडीपी होगा, उसके साथ क्या करवा देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करवा देगा, ठीक है। अब हमने यही पढ़ा था, जिसको हमने क्या बोला था, कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या कैपेसिटी होती है, कि जो भी जिनकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं सब्सटेंसेस की, उनकी एनर्जी को हम बॉन्ड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस एनर्जी का यूज क्या करेंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करने में। तो यहाँ पे क्या बन रही है, बॉन्ड एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एटीपी, ठीक है। और इसको ये बोला जाता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब हमारे पास लाइट रिएक्शन में हमने क्या बोला, कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास होती है टू स्टेप्स में। एक होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या बना दिया हमने, एक तो एटीपी बनाया, एटीपी सिंथेसिस, और दूसरे किसकी फॉर्मेशन की, NADPH की, ठीक है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, ठीक है, ये यूज होंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। इन दोनों का हम यूज कहाँ पे करेंगे,
इन दोनों का यूज हम करेंगे डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो आपके पास जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपके पास किस पे डिपेंडेंट होती है? लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, अगर लाइट रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई तो आपके पास डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आपके पास डार्क रिएक्शन की। कितना क्लियर है या कुछ पूछना है आप लोगों को? क्लियर है मैम। ठीक है, जो आपके पास डार्क रिएक्शन है उसको और बोला जाता है, अब देखो आपको कॉमन चीजें पता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, और जो आपके पास डार्क रिएक्शन है कहाँ पे होता है? अकर्स इन, कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अब देखो जो आपके पास डार्क रिएक्शन है उसमें हम किसका यूज करेंगे? यूज करेंगे हम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास डार्क रिएक्शन में। फर्स्ट है इसमें C3 साइकिल। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। फर्स्ट हम बात करते हैं C3 साइकिल की। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास केल्विन साइकिल है उसको स्टार्टिंग में उसकी जो स्टडी थी, ठीक है, वो 3 वर्कर्स ने मिलके करी थी। एक है मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन। ठीक है, सेकंड है एंड्रयू, एंड्रयू बेंसन। और थर्ड है जेम्स बेजन। ठीक है, बट कंप्लीट साइकिल के बारे में बेसिकली मेल्विन केल्विन ने ही बताया था, तो इसीलिए जो कंप्लीट स्टडी थी उन्होंने करी थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इस साइकिल को बोला जाता है केल्विन साइकिल। ठीक है, ठीक है, तो मेनली इन्होंने ही स्टडी करा था इस पे। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो स्टडी करा था वो कौन से ईयर में किया था? 1950 में। और इनका वर्क जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1954। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास, अब हम बात करते हैं मेल्विन केल्विन की। ठीक है, तो मेल्विन केल्विन ने जो फोटोसिंथेसिस है उसमें C3 साइकिल के बारे में जब स्टडी करा था तो उन्होंने किस पे स्टडी करा था? एल्गल फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट स्टडी करी थी एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उन्होंने उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। ठीक है, तो उन्होंने किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव कार्बन का, C14 का। क्लियर है? देखो हम देखते हैं आपके पास C3 साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास C3 साइकिल है इसको C3 साइकिल क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन का होगा, इसलिए बोला इसको C3 साइकिल। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। बेसिकली बात करती हूँ मैं C3 साइकिल। ठीक है, तो C3 साइकिल में होते हैं 3 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, CO2 को ऐड करवाना, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है रिडक्शन। और थर्ड स्टेप है रीजनरेशन।
ठीक है। तो बेसिकली हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, लाइट यहाँ पे आई, ठीक है। लाइट किसके ऊपर पड़ी, यहाँ पे क्या थे, ग्रेनम थे, ठीक है। ग्रेनम में एक एक मैंने जो बताया, ठीक है, ये मेरे पास मान लो ग्रेनम है, एक मेरे पास क्या है, एक थैलाकॉइड बना रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास थैलाकॉइड है, जिसमें क्या हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, पानी टूट रहा है, अंदर H पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, फोटो सिस्टम, अब आपको पता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे NADP से बन रहा है NADPH, जो हम यूज करेंगे इसका। और दूसरा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ATP, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास लाइट रिएक्शन के। अब बेसिकली यहाँ पे, अब जैसे ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, तो किसके थ्रू होगी वो, स्टोमेटा के थ्रू। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो कौन सी गैस एंटर होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, उसको बोला जाता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको बोला जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है, आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं RUBP, ठीक है। और ये RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। साथ में थोड़ा सा मैं इधर बता देती हूँ आपके पास, जो आपके पास RUBP है, RUBP, ठीक है। RUBP इज द मोस्ट abundant protein in the world, प्रोटीन इन द वर्ल्ड और अर्थ, ठीक है, द अर्थ या फिर वर्ल्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जो आपके पास एंजाइम है जिसको क्या बोला जाता है, रुबिस्को, RUBISCO, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दी अर्थ या फिर वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो रुबिस्को की फुल फॉर्म है आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, राइबुलोस राइबुलोस बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। और RUB की BP की क्या है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट, राइबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास राइबुलोस बिसफॉस्फेट है, उसको सब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने CO2 को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, राइबुलोस बिसफॉस्फेट है। इतनी बात क्लियर हुई। तो राइबुलोस बिसफॉस्फेट क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है। अभी जो राइबुलोस बिसफॉस्फेट है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, रुबिस्को, RUBISCO,
ठीक है, वो क्या करवा देगा, जो आपके पास CO2 है उसकी करवा देगा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मतलब जो आपके पास RUBP है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसको ऐड करवाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, RUBP क्या करेगा, RUBP की क्या करवा देगा, कार्बोक्सिलेशन करवा देगा। कौन सा एंजाइम, रुबिस्को। ठीक है, अब ये जो आपके पास, और ये क्या आपके पास फर्स्ट स्टेप है। अब ये जो आपके पास रुबिस्को है, पहले कितना था, 5 कार्बन थे, अब CO2 ऐड हो गई तो कितना बन गया, 6 कार्बन। अब ये ब्रेक हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फो, ये चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कितना था, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक और CO2 ऐड हो गई। ठीक है, तो कितना बन गया, अभी ये 6 कार्बन बन गया। अब ये क्या हुआ, 6 कार्बन बन गया, तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया आपके पास, इसको बोल सकते हैं हम 3PGA। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये PGA स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या जो फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए इस साइकिल को क्या बोला हमने, C3 साइकिल, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना वो कितने कार्बन का था, वो है प्रेजेंट इन, कितने कार्बन का है वो, 3 कार्बन का। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसलिए इसको बोल दिया C3 साइकिल। ठीक है, अब जो आपके पास PGA है, ठीक है, बेसिकली ये जो PGA है वो किसका यूज करेगा, वो यूज करेगा ATP का, और किस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल, ये आपके पास यूज करता है 2 ATP प्लस 2 NADPH, NADPH। ठीक है, अब जो मैं आपको साइकिल करवा रही हूँ वो साइकिल करवा रही हूँ अभी, सिंपल साइकिल, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही साइकिल मैं आपको दिखा दूंगी, ये तो ऐसे बहुत बड़ा साइकिल है, बट इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं जहां जहां से, उसको कंसाइज करके जो मैंने साइकिल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 2 ATP यूज हो गए, 2 NADPH यूज हो गए। ठीक है, इसका यूज करके जो आपके पास 3 PGA है वो चेंज हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, सिंपली ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल सकती हूँ। ट्रायो मीन्स 3, इसलिए बोल सकती हूँ मैं ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, जो ग्लिसरैल्डी 3 फॉस्फेट है, वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा आपके पास बाद में, जिसमें ग्लूकोज में। ठीक है, बेसिकली ये क्या बना देगा आपके पास, C6H12O6 बनाएगा। और जो आपके पास ग्लिसरैल्डिहाइड है, यहाँ पे उसकी क्या होगी, यहाँ पे होगी रीजनरेशन। ठीक है, और रीजनरेशन से आपके पास फिर से जो रुबिस्को है, वो RUBP है, वो रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप होगा, यहाँ पे होगा थर्ड स्टेप, रीजनरेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी किसका यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा ATP का। ठीक है, तो यहाँ पे ATP का यूज होके किसमें चेंज हो जाएगा, वो
एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। इतना समझ आया आपको? ठीक है, देखो बेसिकली ये साइकिल, एक मिनट रुको। यहाँ पे बेसिकली ये साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को। और जो क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ वही पार्ट याद करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, वो किसमें होगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा। यहाँ पे NADPH का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, और जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है वो आगे किसमें? एरिथ्रोज फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। ये किसमें चेंज हो जाएगा? सीडोहेप्टुलोज में। ठीक है, अब ये जो सीडोहेप्टुलोज है वो किसमें चेंज हो जाएगा आगे? राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। ठीक है, मतलब इसकी क्या करेंगे? अब देखो जो आपके पास, देखो जब भी कोई किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास कोई भी एंजाइम काम करेगा, ठीक है, कोई भी आपके पास प्रोटीन काम कर रहा है, तो बेसिकली क्या करवा रहा है? वो रिएक्शन करवा रहा है, बट खुद क्या हो जाता है? जैसे आपने कैटलिस्ट पढ़ा कि कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, बट रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वो एज इट इज रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यही है ना कैटलिस्ट। क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड अप करता है रिएक्शन में, और रिएक्शन को क्या करता है? वो बेसिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें यूज नहीं होता है, वो आफ्टर रिएक्शन एज इट इज रीजनरेट हो जाता है। तो सेम वैसे काम कर कौन कर रहा है? आरयूबीपी कर रहा है। ठीक है, तो आरयूबीपी क्या हो जाएगा? बाद में फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब ये साइकिल, देखो एक साइकिल जब चला, ठीक है, एक साइकिल चला, उसने कितनी CO2 ऐड करी? सिर्फ एक। समझ आया? अब यहाँ पे इसने क्या किया? एक CO2 ऐड करी। अब यहाँ पे आरयूबीपी कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है, उसको हमने फिर से क्या करवा लिया? रीजनरेट करवा लिया। रीजनरेट करवा लिया तो हमने क्या किया? 5 कार्बन फिर से दे दी। तो देखो जब एक साइकिल चलेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक एक ही कार्बन फॉर्म होगी। ठीक है, और आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? CH2ON। यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने आपको कार्बन ऐड करवाने पड़ेंगे? 6 कार्बन ऐड करवाने पड़ेंगे। ये जो मैंने एक बार साइकिल बनाया, ये साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 टाइम चलेगा ये। ठीक है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो साइकिल है वो कितनी टाइम चलेगा? 6 टाइम चलेगा। और देखो यहाँ पे अगर एक साइकिल में ATP यूज हो रहा है, ATP यूज्ड प्लस NADPH यूज्ड। ठीक है, तो एक साइकिल में कितना ATP यूज हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 2 ATP यहाँ पे यूज हुआ, एक ATP यहाँ पे यूज हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 3 ATP। एक साइकिल में 3 ATP और यूज हो रहा है, और यहाँ पे एक साइकिल में कितना NADPH यूज हो रहा है? 2 NADPH। ठीक है, तो एक साइकिल में कितना NADPH यूज हो रहा है? 2 NADPH। अगर वहीं पे 6 साइकिल चलेंगे तो कितना ATP प्रोड्यूस होगा? सिंपल क्या हो गया? 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 80। ठीक है, तो एक आपके पास जब एक साइकिल चलेगा तो उसमें
कितना एटीपी यूज होगा 18 और कितना होगा 12। समझ आई मेरी बात? ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल। ठीक है, तो पहले आपको ये होना चाहिए पता कि जो C3 साइकिल है उसको और क्या बोला जाता है, दूसरा नाम है उसको केल्विन साइकिल। उस पे कितने साइंटिस्ट ने सर्च किया था, 3 साइंटिस्ट ने, मेल्विन केल्विन, एंड्रयू बेंसन और जेम्स बेसम ने। ठीक है, जिनमें से कंप्लीट मैक्सिमम जो स्टडी करी थी, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट वो किसने करे थे, मेल्विन केल्विन ने, इसलिए क्या बोला जाता है उसको केल्विन साइकिल बोला जाता है। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1954 में। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेल्विन केल्विन है उसने किस पे स्टडी किया था, उसने एल्गल फोटोसिंथेसिस पे स्टडी करा था और उसने यूज किया था रेडियो एक्टिव कार्बन का। ठीक है, जो CO2 है उसमें कौन सी कार्बन थी, रेडियो एक्टिव। अब जहां जहां पे CO2 मूव कर रही थी उसको अगर रेडियो एक्टिव थी तो उसको क्या कर सकता था, वो विजुलाइज कर सकता था। ठीक है, उसको वो ऑब्जर्व कर सकता था इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो आपके पास प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का C3 साइकिल में, वो कौन होता है आपके पास, RUBP, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड और मोस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड। क्या होता है आपके पास, RUBP और रुबिस्को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता लग गई कि जो आपके पास रुबिस्को है वो क्या करवा रहा है, कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको कार्बोक्सिलेस। और वो क्या करवाएगा, उसको क्या बोला, ऑक्सीजनेस। तो मतलब क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को भी ऐड करवा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो आपके पास रुबिस्को है वो क्या कर सकता है, एडिशन ऑफ CO2 भी करवा सकता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करवा सकता है। डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो किसको ऐड करवाएगा, CO2 को। अगर CO2 कम होगा और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो किसको ऐड करवा देगा, ऑक्सीजन को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, मोस्ट अबंडेंट बोला। ठीक है, साथ में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो आपके पास 3PGA क्या होगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा, कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि C3 साइकिल में आपके पास 3 ही साइकिल चल रहे हैं, तो 3 साइकिल में कितने एटीपी यूज होंगे। तो आपको पता है कितने एटीपी, टोटल कितने एटीपी यूज होते हैं, 3, और NADPH कितने होते हैं, 2। तो आप क्या करोगे, 3 × 3, तो कितने हो जाएंगे, 9। 9। और NADPH कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम करवा रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे, तो ये बीच वाले स्टेप में हम करवाते हैं रिडक्शन, यहाँ पे हम करवाते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करवाई, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, और थर्ड क्या होगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा, आपके पास एक एटीपी का यूज होगा और जो आपके पास RUBP है वो क्या हो जाएगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास RUBP कभी भी रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इसको बोला C3 साइकिल। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये आपके पास C3 साइकिल है। ठीक है, अगर आपको इसके ये भी पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बट ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, ये जो साइकिल है मैंने जो छोटा सा आपको मिनिमाइज करके बताया है, ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ से आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तो प्राइमरी एक्सेप्टर का है RUBP और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, PGA।
कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। ठीक है। एटीपी यूज कितना है? 18 फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है। और वहीं पे ही NADPH कितना यूज करना पड़ेगा हमें? वो करना पड़ेगा 12, तभी हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एटीपी को यूज कर रहे हैं ना। अब आई होप आपको क्लियर होगा। एटीपी को यूज कर रहे हैं हम, और क्या रिलीज करवा दे रहे हैं? NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। अब ये NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ है? स्ट्रोमा में है। जब लाइट रिएक्शन होगा तो NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा? यहाँ से जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होगा तो उस एनर्जी का यूज करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एटीपी। समझ आई बात है? यस मैम। तो ये रिएक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। आई होप समझ रहे होंगे आप। ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे हो रहा है? ये स्ट्रोमा में। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखो जो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन है वो कैसी है? वो है हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ, मान लो ये मैंने आपको एक लीफ बनाती हूँ। ठीक है। मान लो ये लीफ है आपके पास। ठीक है। अब आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। ठीक है। अब आपको पता है जो आपके पास प्लांट है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन होगी, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो उस केस में क्या होता है? जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड? स्टोमेटा क्लोज्ड कब हो जाएंगे? जब क्या है? ड्राई कंडीशन है या फिर ज्यादा सनलाइट है, टेम्परेचर ज्यादा है, उस केस में क्या होंगे? स्टोमेटा क्लोज होंगे। देखो स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं। ठीक है। एक तो वो क्या करवाता है? ट्रांसपायरेशन। दूसरा फंक्शन होता है स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। जो ऑक्सीजन आपके पास रिलीज हो रही थी, ठीक है, तो ऑक्सीजन को बाहर, ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? स्टोमेटा से। ठीक है। और जो CO2 है वो एंटर कहाँ से करती है? स्टोमेटा से। ठीक है। और CO2 का यूज कौन करते हैं आपके पास? प्लांट्स यूज करते हैं, क्लोरोप्लास्ट यूज। ठीक है। अब आपने देखा कि जो CO2 आ रही है यहाँ पे C3 साइकिल में, आपने देखा कैसे प्लांट यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो ये स्टोमेटा है। ठीक है। स्टोमेटा में से जो CO2 आ रही है उसका यूज कौन कर रहा है? RUBP कर रहा है, और उसको किस में चेंज कर रहा है? PGA में। और ऐसे क्या करेगा? वो ग्लूकोज बनाएगा। ऐसे अपना खाना बनाते हैं हम, जो हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जब स्टोमेटा क्लोज हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया तो उस केस में क्या होगा आपके पास? जो CO2 है वो बाहर ही रह जाएगी, राइट।
अब देखो ड्राई कंडीशन में अगर ज्यादा धूप होती है तो उस केस में क्या होगी, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, अगर पानी कॉन्टिन्यूटी में क्या होता रहेगा, ट्रांसपायर होता रहेगा, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट होंगे वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अब स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, क्या CO2 अंदर आ पाएगी? नो मैम। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्या वो बाहर जा पाएगी? ठीक है, ना तो ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, ना ही CO2 अंदर आ पाएगी। ठीक है, और बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, अब आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो प्लांट सेल होती है ना, ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही है, मान लो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन में क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो रेस्पायरेशन हो रही है और यहाँ से CO2 निकल रही है। ठीक है, बट जो यहाँ पे जो थैलाकॉइड है, अभी यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट बना रही हूँ मैं ग्रीन कलर में। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही है, फोटोलिसिस हो रही है। ये पढ़ा ना, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में क्या हो रहा है आपके पास, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है, अंदर ही है। अगर स्टोमेटा क्लोज है तो वो ऑक्सीजन अब बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो उस केस में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वो अंदर क्या होगी, जो सेल है उसके अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, और बाहर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई और यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही है, CO2 बाहर नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे CO2 क्या हो गई, कम, और ऑक्सीजन क्या हो गई, ज्यादा। समझ आई बात? यस मैम। अब इस केस में क्या होगा, जब आपके पास क्या हो गया, सेल के अंदर CO2 कम हो गई और ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपके पास RUBP है, RUBP ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो बेसिकली जो रुबिस्को है आपके पास एंजाइम बेसिकली, तो रुबिस्को क्या करता है आपके पास, इन प्रेजेंस ऑफ गैसेस, ठीक है, जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके साथ क्या कर जाता है, वो बाइंड कर जाता है। इसलिए उसको क्या बोला था हमने, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। क्या कर सकता है वो, CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। जो आपके पास अब यहाँ पे देखो, जो आपके पास फोटो रेस्पायरेशन है, ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन हो रही है वो क्या आपके पास हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई भी आपके पास ग्लूकोज नहीं बनता है, इनफैक्ट ये क्या करती है, ATP का यूज करती है। ठीक है, तो हम फोटो रेस्पायरेशन को कल पढ़ेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो RUBP है, ठीक है, अब RUBP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को किस में चेंज होता था, PGA में चेंज होता था, राइट। ठीक है, ये आपके पास 5 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस में चेंज हो जाता था, PGA में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन ना होके वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और डिफरेंट मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्मेशन करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट की। ठीक है, इसको अभी आपकी शायद GK की क्लास होगी, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा जितना मैंने करवाया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर आइडिया लग जाता है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ उसको किसके साथ बाइंड करना चाहिए था, CO2 के साथ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, जो स्टोमेटा है वो क्या है, क्लोज है, तो उस केस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोग्लाइको
ग्लाइकोलेट में, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये कितने कार्बन का है, ये है आपके पास 5 कार्बन, तो यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे आ गए, 2 कार्बन यहाँ पे हो गए 5, ठीक है। अब ये बेसिकली आपने याद रखना है जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें 3 ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब जो आपके पास ये है, अभी जो आपके पास 2 फॉस्फो ग्लाइकोएट है, वो क्या करेगा, अब ये चेंज हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। अभी जो ग्लाइकोलेट है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे बना देगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या बनाएगा, सीरीन बना देगा, और यहाँ पे ग्लिसरेट में, और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉस्फो, जो आपके पास ये है फिर से क्या बना देगा, आरयूबीपी बना देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको मंडे को। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आपने इसमें मेन चीजें क्या याद रखनी है, सिर्फ आपने इसमें ये बात रखनी है कि जो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन है उसमें कोई भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरा आपने याद रखना है इसमें 3 सेल ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके पास जो आरयूबीपी है वो ऑक्सीजन का यूज करता है इंस्टेड ऑफ CO2, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ बाइंड करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और इसी को ही बेसिकली इसकी जो स्टडी है, अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या की, सर्च किया कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको क्या बोला हमने, फोटोसिंथेसिस। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो किसको रोक देगी, इनहिबिन, इनहिबिन मतलब स्टॉप करना, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, सिंपल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन inhibit the process of photosynthesis, process of photosynthesis। और इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वॉरबर्ग्स इफेक्ट, वॉरबर्ग्स इफेक्ट, ठीक है। इन्होंने फाइंड आउट करा था कि जब आपके पास CO2 ना होके जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, और हाईली जो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑफ ATP, एक्सपेंडिचर ऑफ ATP, ठीक है। साथ में ये किसका यूज करती है, यूज ऑफ CO2, CO2 का भी यूज करती है, ये कॉस्ट करती है ये ATP को, CO2 को, एंड नो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। और यहाँ पे कोई आपके पास, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। और इसमें आपने सिर्फ, थोड़ा सा मैं इधर बता ही देती हूँ आपको, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास आरयूबीपी जो आपके पास 5 कार्बन है, उसने क्या किया, आरयूबीपी ने बाइंड किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसने बाइंड किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो क्या बना देगा, ये बना देगा 3 फॉस्फो ग्लिसरेट प्लस दूसरा क्या बना देगा, 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि फोटो
फॉस्फोराइलेशन सॉरी फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है आपके पास, बेसिकली जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर अटेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है आपके पास, वो बनता है आपके पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं, कौन कौन से, एक बनता है आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, पीजीए बोल सकते हैं हम इसको, और दूसरा क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट कितना कार्बन का है 2 और ये कितने कार्बन का है 3, ठीक है, बस आपने सिर्फ इतना सा याद रखना है, बाकी देखो ये सेम ही रहेगा आपके पास साइकिल, इसमें जो याद रखने की चीज है वो सिर्फ ये है, ठीक है, और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि ये क्या करता है, एटीपी और CO2 का यूज कर लेता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास CO2 यूज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये एटीपी और CO2 का क्या करता है, यूज कर लेता है और हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यस ठीक मैम। है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सीधा भी हम बात करेंगे आपके पास C4 साइकिल की, ठीक है, तो उसको हम मंडे को स्टडी करते हैं, आई होप आपको C3 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन क्लियर हुआ होगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।